केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। आम लोगों को इस अंतरिम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से खास बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। क्या इसमें रहना चाहिए क्योंकि चुनावी साल है, और क्या उम्मीद इस बजट से हो सकती है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का आप मान के चलते हैं कि इस बार बजट होना चाहिए? देखिए, बजट इस बार बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। पिछला साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिक्कतें रही हैं, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चली है। तो इस बार चुनावी माहौल भी है, तो लोगों को काफ़ी, देसी भाषा में कहूँ, लड्डू पेड़े रेवड़ियाँ जो है मिलने की उम्मीद है। अब जो संभावनाएं हैं, पहली संभावना है इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, उसमें, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, 50,000 रुपये की एडिशनल एग्जम्पशन मिलने की संभावना है। दूसरा आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जितने भी हमारे मित्र जॉब करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन उन सबके लिए बहुत प्रिय है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक होने की संभावना है। तीसरा आ जाता है हाउसिंग फाइनेंस। ये सरकार सबको घर देना चाहती है, तो हाउसिंग फाइनेंस इसका प्रिय विषय है। तो हाउसिंग फाइनेंस में सेक्शन 24B में एडिशनल एग्जम्पशन मिलने की संभावना है, क्योंकि घर अब महंगे होते जा रहे हैं। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल, क्योंकि उस पर 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक तो जो स्टेट्स चार्ज करती है वैट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज। तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपये तक कटौती की संभावना लगती है मुझे, क्योंकि इन्फ्लेशन 5.7% के आसपास चल रही है। उसके अलावा एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा एलोकेशन होने की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज जो है वो बढ़ने की संभावना करीब 25,000 के आसपास। ओवरऑल आम आदमी का वेलफेयर और साथ ही साथ ग्रोथ, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की जाएगी। देखिए, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत पॉजिटिव है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स को लेके काफ़ी खर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ डिफेंस पे भी एलोकेशन बढ़ने की संभावना है। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल हमास इशू हो, चाहे जो हूती का इशू हमें सामने देखा, और हमारे पड़ोसी आज हमारी तरक्की से जल रहे हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे में डिफेंस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट विषय, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई। हमारे अन्नदाता के लिए मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है कि शायद 0 इंटरेस्ट वाली स्कीम आने की एक संभावना लगती है, ताकि अन्नदाता की जो है कमाई बढ़ाई जा सके। और इस सरकार का शुरू से टारगेट भी रहा है कि उसकी इनकम बढ़ाई जाए, उसकी एक संभावना लगती है। फिर महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एक्सक्लूसिव कुछ इनकम टैक्स में कंसेशंस होने की संभावना है, ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए कि वो समाज के अंदर ज़्यादा अच्छी जो है पोजीशन ले सकें। और ये सरकार इस चीज़ को ध्यान भी रख रही है कि महिलाओं की तरक्की हो, महिलाओं का विकास हो। उसके अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर अच्छा एलोकेशन आने की संभावना है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि जिंदल साहब, आपने इतना कुछ गिना दिया, पैसा कहाँ से आएगा? तो उसमें मेरा जवाब ये है, मेरे हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट काफ़ी होने की संभावना है। काफ़ी कुछ प्राइवेटाइज किया जाए इसकी संभावना है, तो उससे वो पैसा आ जाएगा जिससे सरकार ये सारा कुछ कर पाएगी। उसके साथ साथ देखें, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है पीछे, तो सरकार के पास जो है पिछले सालों के मुकाबले, मैं ये नहीं कहता सरकार के पास बहुत धन है, बट पिछले सालों के मुकाबले सरकार की पोजीशन फाइनेंशियल टर्म में कुछ कंफर्टेबल है। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो घुटन हम कह सकते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों को होती है। सरकार की कोई भी योजना होती है तो उससे भी वो अछूते रह जाते हैं, और जब कोई महंगाई बढ़े या कुछ भी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वर्ग को होती है। क्या वो भी इस बार उम्मीद रखें? बहुत आपने सही पूछा। मिडिल क्लास को बड़ी दिक्कतें रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। वो कमाई और खर्चा जो है उनका होता क्या है, खर्चा बढ़ रहा होता है, कमाई उतनी नहीं हो रही होती। इन्फ्लेशन 5.7% है, उनको सता रही है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ऐसे में मिडिल क्लास के लिए जो रिलीफ है, पहले तो जो इनकम टैक्स के बेनिफिट अगर मिलते हैं तो मिडिल क्लास को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, वो उसके लिए पॉजिटिव होंगे। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के अगर रेट कम हो जाते हैं तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी राहत होगी, क्योंकि सब्जियां, दूध, खाने पीने का जितना सामान है वो डीजल पे ट्रैवल करता है। और मिडिल क्लास खुद या तो बाइक होती है उसके पास, स्कूटर होता है या कार होती है। तो मुझे लगता है
महंगाई कम करने की कोशिश की जाएगी, जो मिडिल क्लास के लिए रिलीफ होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, मिडिल क्लास को अक्सर चिंता होती है कि बच्चों को अच्छी नौकरी मिले। उसके अलावा मिडिल क्लास को इनकम टैक्स एग्जम्पशन के तोहफे भी दिए जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर छूट मिल जाती है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन के तोहफे देने की संभावना है। अगर इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है तो उतना पैसा मिडिल क्लास के हाथ में आ जाएगा, जिससे वो अपने छोटे छोटे शौक जो है पूरे कर सकते हैं। शॉपिंग करना, सिनेमा हॉल जाना, ये सब छोटे शौक वो पूरे कर पाएंगे उससे। अच्छा, एक चीज का हमेशा से ही चाहे मोदी जी की बात करें या इस सरकार की बात करें, वो रेवड़ी कल्चर का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही के चुनाव यदि देखें 5 राज्यों के, वहां बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। तो क्या लगता है कि बजट में भी इस तरह का रहेगा कि जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जाती हैं उसी तरह से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता के लिए पोटली खुलेगी क्या वित्त मंत्री की? देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया रेवड़ी, मैं इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वेलफेयर। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, जनता के लिए बनी है, तो जनता के वेलफेयर के लिए। अब सरकार अगर जनता के लिए इनकम टैक्स का एग्जम्पशन देती है, सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता करती है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार वो काम कर रही है जो जनता के लिए रिक्वायर्ड है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जनता को कुछ रिलीफ चाहिए भी, क्योंकि मिडिल क्लास के साथ क्या हुआ है, पिछले 2-3 साल हमने देखे, पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी हैं, जबकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो डिजर्व करते हैं, उनका हक है। तो मैं इसे एक वेलफेयर स्कीम कहूँगा, और जनता की दिक्कतों को समझ के अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो मैं समझूंगा कि सरकार जनता की दिक्कतों को समझ के उनके सोल्यूशन दे रही है। तो अगर सरकार जनता को रिलीफ देती है तो मैं उसे रेवड़ी ना मान के जनता के लिए एक अच्छी वेलफेयर और जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, जनता की रिक्वायरमेंट, जनता के हितों के हिसाब से काम करना, तो मेरे हिसाब से सरकार शायद इस दिशा में काम करे और जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जनता के लिए अच्छा होगा बजट, तभी जनता के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा वो खर्चेगी, खर्चेगी तो इकोनॉमी चलेगी, उससे रोजगार जनरेट होगा, टैक्स बढ़ेगा। अच्छा, हमेशा से ही देखा गया है कि विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है बजट का, तो और अभी क्योंकि चुनाव भी है, तो क्या इस चीज का भी ध्यान सरकार की तरफ से रहेगा कि विपक्ष को भी संतुष्ट करना है और जनता को भी संतुष्ट करना है? मेरी यहां रिकमेंडेशन है सरकार को, मैं यहां रिकमेंडेशन दे सकता हूं कि सरकार जनता को संतुष्ट कर दे, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब जनता संतुष्ट हो जाएगी तो फिर कोई क्या कहेगा। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल व्यूज तो देता नहीं हूं, बट मेरा ये मानना है सरकार को करना क्या चाहिए, एक तो ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरा जनता को संतुष्ट करना चाहिए। जनता के वेलफेयर और जनता के ग्रोथ की चीज आए, अगर जनता को आपने संतुष्ट कर दिया, जनता को खुश कर दिया, तो फिर जनता तो जनार्दन है, तो जनता के बाद क्या बच जाता है। थैंक यू सर। तो क्योंकि चुनावी साल है और जैसा कि अभी आकाश जी कह रहे हैं कि विपक्ष को खुश करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बजट के माध्यम से यदि जनता को सरकार खुश करती है तो उसका आने वाले वक्त में सरकार को भी फायदा होगा। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।